वेलकम टू वॉटजू क्लासेस। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 क्लास 11th और चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो पिछले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने लाइफ स्पैन के बारे में देखा था और हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऐसे कौन से फीचर्स, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी जिससे हम ये पता लगा सके कि इज इट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट। तो उसमें हमने बात की थी फॉर द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो की थी ग्रोथ। बहुत सारे टाइप की ग्रोथ हमने डिस्कस की थी, इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इनडेफिनेट और डेफिनेट ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर, ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर, ये सारा कुछ हम लास्ट क्लास में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो कि है रिप्रोडक्शन। जो हमारी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है क्या? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है, या ये है क्या चीज, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए वो देखते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग similar offsprings, of producing similar offsprings to the parent as the parent organism। कि जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे, अपने से ही मिलते जुलते सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को क्या देगा? बर्थ देगा, उनको प्रोड्यूस करेगा। ऐसे इस प्रोसेस को हमने कह दिया रिप्रोडक्शन। अब हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन होता है 2 टाइप्स का, और 2 मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। वो 2 मोड्स कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा है हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनमें डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, वास्ट नंबर ऑफ डिफरेंसेस हैं, बट जो मेन डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। 2 पेरेंट्स आर नीडेड, 2 पेरेंट्स आर नीडेड या फिर इन्वॉल्व। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट इज नीडेड, only 1 parent is needed। दूसरा मेन डिफरेंस, अब यहाँ पे 2 पेरेंट्स हैं तो गैमीट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि रिप्रोडक्शन सिर्फ एक सिंगल पेरेंट कैरीड आउट कर रहा है, तो गैमीट फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहाँ गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन अकर, नो फर्टिलाइजेशन अकर। जबकि यहाँ गैमीट्स फॉर्म हुए हैं तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो यहाँ क्या होगा भाई? फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और 2 गैमीट्स बन रहे हैं, इसका मतलब 2 डीएनए है, एक मेल पेरेंट का डीएनए, एक फीमेल पेरेंट का डीएनए। अब ये दोनों डीएनए जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो ये कंप्लीटली न्यू डीएनए फॉर्म करेंगे। उनमें जो बेस पेयर्स हैं वो आपस में दोबारा से रीजॉइन करेंगे, अपने आप को अलग अलग से रीलोकेट करेंगे। तो उस चीज की वजह से क्या आएंगे? इसमें वेरिएशंस आएंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आएंगे? आपकी वेरिएशंस। एंड वी नो दैट कि वेरिएशंस लीड टू इवोल्यूशन। इस वेरिएशन की वजह से क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। अभी जो इवोल्यूशन है वो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस नहीं आएंगी, वेरिएशंस नहीं आई। अब वेरिएशंस नहीं आई इसका मतलब कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो एग्जैक्ट कॉपी है। वो क्या है? एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट का। इसका मतलब बायोलॉजिकली हम इस एग्जैक्ट कॉपी को ना लिख के हम इसकी जगह पे लिखते हैं क्लोन्स। क्या यहाँ पे बन रहे हैं? क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम कॉपी, नॉट द सिमिलर बट एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं आ रही, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्लोन्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे क्लोन्स ना फॉर्म होके सिमिलर बन रहे हैं, सिमिलर ऑर्गेनिज्म बट नॉट द सेम ऑर्गेनिज्म।
अब यहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमारे और बहुत सारे मोड्स आते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से? जैसे आ गया बडिंग, बडिंग किसमें? ईस्ट में, ठीक है। फिर आ गया आपका फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और स्पोरुलेशन। और भी है बट मेनली हम इन्हीं के बारे में देखते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें 4 या 5 ये जो आपके ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों ऑर्गेनिजम्स में होता है, यूनिसेल्युलर में भी और मल्टीसेल्युलर में भी। अब यूनिसेल्युलर सेल्स में या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल डिवीजन। अब देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो एक सेल था, एक सेल डिवाइड किया कितने सेल्स में? 2 डॉटर सेल्स में। ये क्या था हमारा? पेरेंट सेल। ये उसके क्या बने? दो डॉटर सेल्स। यहाँ पे बने 2 डॉटर सेल्स। अब ये 2 डॉटर सेल्स जो बने हैं यही क्या है? इसका सेल डिवीजन है, यही क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो सेल डिवीजन है और रिप्रोडक्शन है दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव कैरेक्टर्स। व्हाट दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव कैरेक्टर्स। तो इसको यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। unicellular organisms and multicellular organisms। अब देखिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमने अभी क्या डिस्कस किया कि सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव कैरेक्टर्स, आर म्यूचुअली इंक्लूसिव कैरेक्टर्स। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है और जो सेल डिवीजन हो रहा है दे आर बोथ द सेम थिंग हैपनिंग इन वन सेल। क्योंकि सिंगल सेल है वो डिवाइड करेगा तो भी 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तब भी 2 डॉटर सेल्स ही बनेंगे। और जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल जो है अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। जबकि मल्टी सेल्युलर जो है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है और सेल डिवीजन है, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स। ये दोनों सेम नहीं है किसमें? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। क्योंकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स डिवाइड भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, अलग से गैमीट फॉर्मेशन भी हो रहा है। सेल डिवीजन और गैमीट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन आर कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेसेस, कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स of a living organism in multicellular organism only, but it's the same thing, it's the same process happening in unicellular organisms। अब बात करते हैं कि हमारा जो ये रिप्रोडक्शन है इज इट डिफाइनिंग कैरेक्टर और नॉट। अभी हमने बात की थी ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो क्या जो हमारा रिप्रोडक्शन है इज इट डिफाइनिंग कैरेक्टर और नॉट? तो जो रिप्रोडक्शन है इट इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसा क्यों है? उसका रीजन देखते हैं। उसका रीजन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो हमारे मतलब जो पोटेंशियल ऑर्गेनिजम्स हैं, पोटेंशियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग होते हुए भी दे आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस। जो कि एग्जाम्पल जैसे देखते हैं हमारा इम्पोर्टेंट ह्यूमन कपल, जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। क्या इसका मतलब है कि वो लिविंग नहीं है?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरा है एग्जाम्पल इसका म्यूल एंड हाइनी। म्यूल एंड हाइनी, म्यूल एंड हाइनी जो खच्चर होता है, ही और शी इज अनेबल टू रिप्रोड्यूस। ही जो हमारा म्यूल होता है, इट इज अनेबल टू कैरी फॉरवर्ड इट्स लीनिएज, इट इज अनेबल टू लाइक टू गिव द बर्थ टू इट्स ऑफस्प्रिंग। डजंट मीन कि जो म्यूल है वो नॉन लिविंग है। सो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे गए जिसमें कि जो पोटेंशियल ऑर्गेनिज्म है दैट इज लिविंग होते हुए भी दैट इज अनेबल टू रिप्रोड्यूस। दैट इज वाई हम जो है रिप्रोडक्शन को क्या नहीं कर रहे, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान रहे। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आता है आपका हनी बी, वर्कर हनी बीज। जो हनी बीज होती हैं उसमें जो वर्कर हनी बीज होती हैं, दे आर इनफर्टाइल, दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो इन सारे केसेस में ये देखा गया ये लिविंग तो हैं बट दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन इंडीड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो रिप्रोडक्शन जो है हमारा रेस से हो गया बाहर। तो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी हमारी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो कि है मेटाबॉलिज्म। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई हमारी? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमने बचपन से सुना तो है कि ग्रीन टी पिया करो, वर्कआउट किया करो, मेटाबॉलिज्म हेल्दी रहेगा। मेटाबॉलिज्म होता क्या है ये देखते हैं सबसे पहले तो। अब देखो भाई, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम ऑफ all the chemical reactions, sum of all the chemical reactions taking place in the body, taking place in organism's body। यानी जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शन मेरी बॉडी में चल रहे हैं, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, C3 पाथवे, C4 पाथवे, सब कुछ किसके अंदर आ रहा है? हमारा मेटाबॉलिज्म के अंदर आ रहा है। अब मेटाबॉलिज्म जो है उसे भी हम दो तरीके से, अलग अलग तरीकों से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर ही दो अलग अलग प्रोसेसेस आते हैं। एक को हमने नाम दे दिया कैटाबॉलिज्म, एक को नाम दे दिया एनाबॉलिज्म। अब जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है ये आपस में टोटल ऑपोजिट है। एक कॉम्प्लेक्स से सिंपलर की तरफ जा रहा है, एक सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहा है। अब देखते हैं ये क्या है भाई, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। अब इसी के हमने क्या कर दिए, दो हिस्से कर दिए। एक का नाम रख दिया एनाबॉलिज्म, एक का नाम रख दिया कैटाबॉलिज्म। क्लियर है? अब देखो एनाबॉलिज्म को समझते हैं सबसे पहले तो। एनाबॉलिज्म क्या होता है अगर ये समझ में आ गया, जस्ट ऑपोजिट कर दो, कैटाबॉलिज्म हो गया। अब देखो एनाबॉलिज्म क्या कर रहा है, सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, उनको कन्वर्ट कर रहा है किस में? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। किस में कन्वर्ट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब भाई ये क्या चीज आ गई? तो सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने का मतलब क्या है, देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। इसमें बड़ा ही फेमस एग्जांपल लेते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। अब रिकॉल करो क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? 6CO2 प्लस, अच्छा चलो इसको नॉर्मली ऐसे पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गया और वाटर गया, इससे क्या बना बताओ? इससे बना ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यही बना। अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा, सिंपलर मॉलिक्यूल से सिंपलर कंपाउंड था हमारा, यहाँ क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स हो गया, चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन गया जिसका नाम ग्लूकोज है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब जो हमारे सिंपलर सब्सटेंसेस थे, जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो कन्वर्ट हो गए किसमें? हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब यहाँ पे एक और चीज है, सनलाइट भी जाती है, इसका मतलब प्लस हीट एनर्जी भी ये ले रहा है। इसका मतलब एनाबॉलिज्म जो है वो यूजुअली कौन से प्रोसेस होते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं ये, ठीक है, जिनके अंदर हीट हमें देनी पड़ती है। हीट इज गिवन टू द रिएक्शन।
अब वही दूसरी तरफ आ जाओ, कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म हमने कहा था एनाबॉलिज्म का ऑपोजिट होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब भाई ये कहाँ होता है, चलो वो तो हमने समझ लिया कि खाना बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स चीजें चाहिए होती हैं, तो कॉम्प्लेक्स बन गया। अब कॉम्प्लेक्स से सिंपल क्यों करना है भाई, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल होता है आपकी अपनी खुद की बॉडी में, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। इट इज द सेम प्रोसेस लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फोटोसिंथेसिस इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो इसी प्रोसेस का नाम क्या हो गया, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो, ग्लूकोज इनटेक करते हो, ऑक्सीजन इनटेक करते हो, ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में प्लस हीट में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। रिकॉल करो क्लास 10th में हमने पढ़ा था व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब यहाँ हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये अगर एंडोथर्मिक है तो ये क्या होगा हमारा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आया समझ। दैट इज व्हाई आई सेड इन स्टार्टिंग कि एनाबॉलिज्म इज ऑपोजिट टू कैटाबॉलिज्म। अगर आपने एनाबॉलिज्म याद कर लिया, कैटाबॉलिज्म अपने आप हो जाएगा। अब देखो क्या ऐसा नहीं होता कि जहां पे ये दोनों कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी बन रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, बिल्कुल होता है। किस में होता है, एम्फीबॉलिज्म में, जहां पे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म साथ मिलके काम करते हैं, ये दोनों रिएक्शन एक साथ आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबॉलिज्म। एम्फीबॉलिज्म रिएक्शंस। अब ये एम्फीबॉलिज्म रिएक्शंस क्या है भाई, जहां पे एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म साथ चल रहे हो। इट्स लाइक अ साइकिल, इट्स लाइक अ साइकिल कि पहले कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना, फिर सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स बना, फिर सिंपल कॉम्प्लेक्स से फिर सिंपल बना, और फिर सिंपल से दोबारा से कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इट्स लाइक अ साइकिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो इस साइकिल में एक एग्जांपल अगर हम अपनी बॉडी का देना चाहें तो वो है ग्लाइकोलिसिस पाथवे। यानी एम्फीबॉलिज्म किस में हो रहा है भाई, हमारे ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। ग्लाइकोलिसिस पाथवे कौन सा पाथवे, हमारा ग्लूकोज रिलेटेड पाथवे, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ये क्या है हमारा एम्फीबॉलिज्म का एग्जांपल। चलो भाई अब कैटाबॉलिज्म तो समझ लिया, लेकिन अब ये पता करना है क्या हमारा कैटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, कि मतलब जो कैटाबॉलिज्म ये हमारा मेटाबॉलिज्म है, क्या ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। तो जी हाँ, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है भाई, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारा मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो गया, रीजन, क्योंकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, बाहर नहीं मिलता। यस वी कैन क्रिएट सम कंडीशंस इन अ टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो कंडीशंस में हम मेटाबॉलिज्म कुछ करवाते हैं, बट दे आर आल्सो लिविंग रिएक्शंस। लिविंग सेल्स के अंदर लिविंग रिएक्शंस हो रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, बट दे आर लिविंग रिएक्शंस। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है इट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब चलते हैं हम अपनी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। अब फर्स्ट तो हो गया ग्रोथ, सेकंड हो गया हमारा रिप्रोडक्शन, तीसरा हो गया मेटाबॉलिज्म। अब फोर्थ में आता है हमारा, बताओ, कॉन्शियसनेस। क्या आती है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है बताओ। कॉन्शियसनेस को हम बोलते हैं एक आसान भाषा में सेंसिटिविटी, दांतों वाली नहीं, कहीं आप दांतों वाली समझ जाओगे, दांतों में सेंसिटिविटी है इसका मतलब ही हम लिविंग है, नहीं नहीं, दांतों वाली सेंसिटिविटी नहीं, सेंसिटिविटी टोटल ओवरऑल सेंसिटिविटी। ओके, कि आप जो है इन्वायरमेंट के लिए और अपने लिए कितने सेंसिटिव हो, आपकी जो स्किन है वो टच फील कर पा रही है या नहीं, ये सारी चीजें। अब देखो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई हमारी, कॉन्शियसनेस। अब ये कॉन्शियसनेस क्या चीज है भाई, ठीक है। अब हम कॉन्शियसनेस को दो वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, दो लाइंस में एक्सप्लेन करते हैं।
सबसे पहली तो हो गई हमारी सेंसिटिविटी, क्या हो गई, सेंसिटिविटी, और दूसरा हो गया हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसका मतलब है कि अगर कोई भी स्टिमुलाई हमें दिया जाए, स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि रिस्पॉन्स को जनरेट करे, जैसे लेट्स सपोज हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा है, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ा है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, कोई भी इमीडिएट रिस्पॉन्स, लेट्स सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, हॉट पैन रखा है, गरम कोई बर्तन रखा है, आपने उसे टच किया, आपने एकदम से अपना हाथ पीछे कर लिया, इसका मतलब यहाँ पे जो आपके स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स लगे थे उन्होंने आपके स्पाइनल कोड को सिग्नल दिया और कहा कि अपना हाथ वहां से रिमूव कर लो, नहीं तो इंजरी हो जाएगी। आपने अपना हाथ वहां से रिमूव कर लिया, दैट मीन्स आपकी बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि आपको उस चीज के लिए सेंसिटिव बना रहा है, आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर कर रहा है। ओके, तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की, एंड इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन द बॉडी। बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, इसमें वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे न्यूरॉन्स, ये सारी चीजें काम करते हैं, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, आपके स्पाइनल कोड, आपका ब्रेन, ये सारी चीजें मिलके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाती हैं जिसकी वजह से आप कॉन्शियस हो, आप क्या हो, कॉन्शियस। अब एक बात नोट करना, जो ह्यूमंस हैं, जो ह्यूमंस हैं उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ओनली द ह्यूमंस हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसा क्या है सेल्फ कॉन्शियस में, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं दे आर कॉन्शियस अबाउट देमसेल्व्स एंड द एनवायरनमेंट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। अब जो ह्यूमंस हैं आपस में एक दूसरे के प्रति भी क्या है, कॉन्शियस हैं, दे आर सोशल एनिमल्स। तो जो ह्यूमंस हैं ओनली दे हैव द पावर, ओनली दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब क्या कॉन्शियसनेस हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल है। जो कॉन्शियसनेस है यानी जो सेंसिटिविटी है वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहां लिख देते हैं कॉन्शियसनेस क्या है, हमारी इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ऑलराइट, अब देखो हमारी एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बची है और उसका नाम है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स का अपने आप को ऑर्गेनाइज करके एक ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करना, मूव करना इन द सेंस एक सीरीज में मूव करना। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा सेल, द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। अब बहुत सारे सेल्स जो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या बनाएंगे, आपका टिश्यू, टिश्यू बन गया। अब बहुत सारे टिश्यूज जो एक ही काम कर रहे हैं क्या बनाएंगे, टिश्यू सिस्टम। नाउ टिश्यू सिस्टम हैज बीन फॉर्म्ड। अब ये टिश्यू सिस्टम जो है, बहुत सारे टिश्यू सिस्टम्स आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएंगे भाई, एक ऑर्गन सिस्टम। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे नर्वस सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स मिलके अपने आप में क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो ये है हमारी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सीरीज है, ये जो पूरी लाइन है, ये हमारी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है कि एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन लास्टली एक ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग क्रिएचर्स में मिलेगी, नॉन लिविंग में नहीं होगी। नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनमें ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या बन जाती है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बन जाती है, डिफाइनिंग
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो अभी तक हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहली ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, जो दोनों की दोनों ही डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी। तीसरी हमने बात की किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, विच इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आप मुझसे पूछोगे मैम मेटाबॉलिज्म तो हम बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं इन विट्रो कंडीशंस में, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या कहलाएंगे, लिविंग रिएक्शंस कहलाएंगे। दैट इज वाई जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। देन हमने बात की फोर्थ कॉन्शियसनेस के बारे में। अब जो कॉन्शियसनेस है, सेंसिटिविटी है या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, वो भी किस में मिलेगा, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये भी क्या हो गई आपकी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नेक्स्ट हमने बात की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये तीनों किस में मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलती हैं। ओके तो भाई नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के अलावा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ऑटोनिम्स, सिनोनिम्स और इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय।